मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है। दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसका खास तौर से जिक्र किया उन्होंने कि 4 दिन के ऑपरेशन में पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए सेना ने मजबूर कर दिया। और जो कुछ आपने कहा उसका जिस्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जाकर के नौसेना में जोश भरना क्या स्पष्ट संकेत नहीं है कि भाई जो आपको अभी तक शिकवा शिकायत रहा कि हमें लीड नहीं करने दिया कोई काम, तो अगली बार पाकिस्तान में अगर खुजली लगी हुई है तो वो खुजली मिटाने का काम नेवी करेगी, नौसेना करेगी। बिल्कुल क्लियर कट संदेश है और मुझे ये लग रहा है कि अब हम पाकिस्तान द्वारा की हुई हरकत का इंतजार भी नहीं करेंगे। ये अगर मोदी काल में अगर आपने देखा होगा, हमारी सेनाओं का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है कि अपनी चॉइस का समय, अपनी चॉइस की जगह। बालाकोट, उरी और ऑपरेशन सिंदूर में तीनों जगह पे वैसे तो आज तक हम बड़े, हालांकि हमें शर्म आनी चाहिए, मगर हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, हमने कभी किसी को गोली नहीं चलाई। इन तीनों इंस्टांसेस में हमने पहल की, क्योंकि उग्रवादी तो पहले भी आते थे, पहले भी हमला करके चले जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर में तो खैर अनप्रेसिडेंटेड था, जो पहली रात को हमला हुआ, हमने जो उनके मदरसे उड़ा दिए, 9 टारगेट उड़ाए, वो उससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो इस स्केल को अगर आप देखेंगे, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वापस बालाकोट, पीओजे के क्रॉस करके पाकिस्तान के केपी के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर पंजाब, केपी के और पीओजे के सारे कवर्ड, और जब खत्म होने से पहले वो पाकिस्तान के पूरी बेसिकली जो कराची तक हिट हुआ, और वहां जेल टूट गई थी और धमाकों से और लोग भाग गए थे कैदी। तो एक बात तो क्लियर है ओंकार जी की नेक्स्ट जो होगा वो इसके ऊपर ही होना है, वो दोबारा उरी सर्जिकल स्ट्राइक के लेवल पे नहीं जाएगा। ये तो एक कुदरत का कानून कह लीजिए, या फौज का काम करने का तरीका है कि आप हमेशा पीछे से हटके आगे। और फिर जब अफगानों ने देखो उनकी जो पिटाई की और ये एक दिन में भागते हुए कतर में जाके माफी मांग के इन्होंने जो सीज फायर किया, जो टूट चुका है ऑलरेडी, इन द सेंस कि इनडायरेक्टली टीटीपी ने तोड़ दिया। अब टीटीपी तोड़ दिया तो उसको अफगानिस्तान का नाम नहीं दे सकते बेचारे, क्या करें, खुद ही बनाए हुए हैं। तो ये क्लियर है कि अगला जो फेज होगा बहुत ज्यादा वायलेंट होगा, और इसका इंडिकेशन हमारे डीजीएमओ साहब ने जब कॉन्फ्रेंस में आए थे, तीनों सेनाओं के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ में एडीजीपी, जब चारों बैठे हुए थे तो उन्होंने 2 बार ये कहा था कि अगला फेज बहुत ज्यादा वायलेंट होगा। मुझे लगता है कि शायद हम एक्चुअल किसी ट्रिगर का वेट ना करें, और जैसे मैंने कहा कि कब अटैक करना है, इसमें सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से शरारत हो तो हम करें, क्योंकि जैसे हमने देखा जब अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए तो हमारे से पंगा लेने की औकात नहीं थी, इन्होंने अफगानों से पंगा ले लिया। जी, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो कुछ ना करे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ना करे और एकदम से कट पेस्ट करके तैयारी करके अमेरिका से लेके टर्की से कुछ लेके अपना असला इकट्ठा करता रहे, और कल को जब दोबारा जंग छेड़े तो फिर पाकिस्तान कुछ भी कर रहे, हमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन नुकसान होने का खतरा होता है। तो आई थिंक एक सही टाइम पे भारत इसके ऊपर करेगा, और उसके लिए ट्रिगर मुझे लगता नहीं कि हम वेट करेंगे कि फिर एक अटैक हो और फिर उसमें कुछ सिविलियन मारे जाएं या किसी फौजी कैंप पे हमला हो भी सकता है, बट
जो मेरी समझ आती है पाकिस्तान इतनी जरूरत करेगा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद अजहर जिसकी पूरी फैमिली उड़ गई, उसने वहां कसम खाई थी कि मैं ऐसे कैसे करूंगा। अभी इन्फिल्ट्रेशन की 2 या 3 अटेम्प्ट्स पिछले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर में नाकाम की गई हैं। तो वो नेचुरली वो लोग जो आ रहे थे तो पूजा करने तो आ नहीं रहे थे, उन लोग को ये कुछ करना था। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि हम भारतीय जो डिसीजन मेकर हैं वो पाकिस्तान की शरारत का वेट ना करें, उसको वो चांस बना दें कि जिसमें वो हमारे फिर 8, 10, 11, 12, 15 सिविलियंस को या फौजी भाइयों को नुकसान पहुंचाए, किसी क्षति पहुंचाए, किसी बिल्डिंग को खराब करें, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करें। क्योंकि गुजरात की रिफाइनरीज की बात होती है, बॉम्बे हाई सी की बात होती है कि ये टारगेट्स पे हैं उनके। तो मैं तो उम्मीद ही करता हूँ कि हमने, और कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए जब लोग बात करते हैं न्यूक्लियर ब्लफ की, तो माना उनके पास अभी न्यूक्लियर अपना कुछ नहीं है, पर जो भी है किसी का भी है, चाहे चाइना से मंगा हुआ है, अमेरिका का दिया हुआ है, या जो भी है, और फिर लोग बात करते हैं कि फर्स्ट यूज नहीं करना हमने। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार जब फर्स्ट यूज फर्स्टली ट्रीटी नहीं है, नो फर्स्ट यूज को ट्रीटी नहीं है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है। लेकिन जिस दिन भारत को लगा कि एक फला मिसाइल वहां से वहां शिफ्ट हुई है, या वहां से वहां एक वॉरहेड किसी एयरक्राफ्ट पे लोड होने गया है, तो हम उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हमने सिरसा के ऊपर देखा। जब उनकी बैलिस्टिक मिसाइल आई, हमने उसको यही बोल के इंटरसेप्ट किया कि हम इसमें हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड हो। तो अब कोई बैलिस्टिक मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन या वॉरहेड ले को कैरी कर सकता है, उसकी हरकत करने पे ही उसको मॉनिटर किया जाता है नेचुरली। जैसे सस्पिशियस हरकत होगी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूज नो फर्स्ट यूज बाद में बात करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान कोई हमसे आतंकवादी शरारत करता है नहीं करता है, आई थिंक हमारा जो इनिशिएटर इस बार होगा वो उसका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान हरकत करे तो फिर हम करवा चौथ का चांद चढ़ेगा तो फिर हम उसको तो छिंटे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जो इनकी बॉडी लैंग्वेज से हमारे प्रधानमंत्री, चीफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, और जो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस और जिस तरीके से चढ़ के बोल रहे हैं सामने, डिफेंस मिनिस्टर, ये भी होता है कई बार ओमकार जी कि जब आप देखते हो कि आप तैयार हो और दुश्मन बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालते हो, उनको गलती करने पे मजबूर करते हो। हॉकी में कई बार होता है ना कि आप जब डी के अंदर एंटर करते हो तो गोल नहीं होने की स्थिति में आप क्या कोशिश करते हो कि फाउल ले लो, जो डिफेंडर है उसके पैर पे बॉल लगा दो ताकि आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाए। तो ये वॉर लड़ाई भी एक खेल है, एक किस्म से उसको खेला जाता है। वो आपको कोशिश करेगा, आप उसकी कोशिश करोगे। उस सेंस में खेल नहीं है कि ये बच्चों का खेल है इसमें लोग मरते हैं, एक बड़ा ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बट एक जैसे वॉर गेमिंग क्यों बोलते हैं हम इस वर्ड को, क्योंकि आप दुश्मन के दिमाग को पढ़ के कोशिश करते हो कि उसको आप आउटस्मार्ट करो। दुश्मन वही कोशिश आपके साथ करता है। तो अभी बाकी तो समय बताएगा, बट क्लियर लग रहा है कि अभी आई थिंक रक्षा बल, हमारा लीडरशिप और हमारे टॉप ब्रास सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। और हम लोग तो खैर कब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता, ये मत पूछना कितने जहाज किधर गए, कितने जहाज उधर गए। ये जो जिनको खिलौने कहते हैं कई लोग, ये लड़ाई में लड़ने के लिए होते हैं। और जब आप दुश्मन को मारने जाते हो, अपनी कैजुअलिटीज भी होती हैं, अपना नुकसान भी होता है। एम ये होता है फौज का कि जो ऑब्जेक्टिव लीडरशिप ने दिया और जो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये करेंगे, वो अचीव करना है। आहुतियाँ लगती हैं, प्राणों की आहुतियाँ भी लगती हैं, इक्विपमेंट की आहुति भी लगती हैं। जब तक प्राणों की आहुति कम लगे, इक्विपमेंट जितना मर्जी बर्बाद हो जाए, हम वो कोई 1962 वाला भारत नहीं है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है, मिलिट्री इंटेंट नहीं है। हमारा अपना इतनी काबिलियत है, अपना जहाज उतर के अभी आ चुका है कि और 1-2 साल में आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आप जो कैपेबिलिटी देखेंगे बनते हुए, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड होगी। तो प्लीज जब भी होगा, जब भी कभी भी होगा, ये गिनने मत बैठ जाना। ये प्रोपेगेंडा है, ये आप लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश की जाती है। जैसे ईवीएम पे गुमराह होता है, कभी रिजर्वेशन पे गुमराह कर लेते हैं, कभी वोट चोरी की बात की गुमराह करते हैं। सारे के सारे हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। हम भारतवर्षियों को चाहिए कि जो देख के भी हम
सब्र बना के रखें, ऐसे प्रोपेगेंडा में ना फंसे। ये सुरक्षा बलों के मनोबल पे भी इसका फर्क पड़ता है। उनकी जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, जिनको कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, लड़ाई हो रही है राजस्थान में, पंजाब में, JNK में, उनके बारे में सोचिए जब ऐसे फालतू में आप लोग इनमें शुरू हो जाते हैं। जी। हमारे देश में तो ऐसे लोग हैं ना कि जो टफ मैच जीतने के बाद भी पूछते हैं कि इतने विकेट क्यों खो दिए या इतने ओवर क्यों बर्बाद कर दिए। मतलब जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी गेंद नहीं फेंकी, जो कभी मैदान में नहीं उतरे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होते हैं उनका तनाव नहीं झेला, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये